नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान आश्रय। दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के सफ़र में आज हम चर्चा करेंगे यूकेपीएससी के इंग्लिश सिलेबस के एक टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब बहुत सारे शब्दों से बने हुए एक वाक्य के लिए केवल एक शब्द द्वारा उसे संबोधित कर दिया जाए तो इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है। ये किसी भी वार्तालाप को, किसी भी कम्युनिकेशन को ईज़ी बना देता है। कैसे? ये उसे छोटा कर देता है। जो बात बहुत सारे वाक्यों में कही जानी थी, वह अब एक शब्द में कही जा सकती है। इस वजह से वह उसे छोटा, उसे और प्रभावी और आसान बना देता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें एक फ्रेज़ दिया रहता है, जिसके लिए 4 शब्द दिए रहते हैं, जिनमें से हमें एक का चयन करना होता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्दों को जो कि आम तौर पर उपयोग किए जाते हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो आपको 5 मार्क निश्चित ही इस एग्ज़ाम में प्राप्त होंगे। दोस्तों, कुछ शब्द जो कि स्टडी यानी कि पढ़ाई से संबंधित हैं। हम किस प्रकार की अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित कुछ शब्द जैसे कि एविएशन। एविएशन मतलब जो हवाई जहाज़ों का या एरोप्लेन से संबंधित, उड़ने से संबंधित जो भी पढ़ाई करते हैं, वो एविएशन या कोई भी इस प्रकार का अगर इस इंडस्ट्री में भी अगर कोई हवाई जहाज बनाने की इंडस्ट्री है, तो उसे भी एविएशन इंडस्ट्री कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष के लिए कहा जाता है, जो खगोलीय पिंड, जो सेलेस्टियल, सेलेस्टियल यानी कि खगोलीय, जो ये अपने आप में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेलेस्टियल भी। सेलेस्टियल यानी कि पृथ्वी से बाहर का, जो आकाशीय बॉडीज़, तो आकाशीय पिंडों के लिए जो उनकी पढ़ाई की जाती है, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अल्केमी, अल्केमी हालाँकि एक बहुत पुराना केमिस्ट्री का ही रूप है, जिस प्रकार से हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं रसायनों के लिए, तो लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार के तत्वों की जो सुपरनैचुरल, जैसे अमृत की खोज की जाए, तो अमृत को बनाने के लिए या कोई ऐसा एक पत्थर बनाया जाए, जैसे पारस कहते हैं, कि कैसे हर धातु को सोना बना दिया जाए। तो इस प्रकार के लिए जो अध्ययन किया जाता था, इसे हम अल्केमी कहते थे। ये एक ऐसा अध्ययन है सुपरनैचुरल, मतलब केमिस्ट्री से थोड़ा-सा आगे की बात है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें बना दी जाएँ, जैसे कि अमृत या फिर पारस। एकॉस्टिक, एकॉस्टिक्स आपने देखा होगा, अगर आप एक स्पीकर खरीदने गए होंगे तो आपको पता होगा कि एकॉस्टिक्स कैसा है, उस इसके बारे में विचार किया जाता है। तो एकॉस्टिक साउंड से रिलेटेड, साउंड वेव से रिलेटेड जो भी हम पढ़ाई करते हैं, उसे एकॉस्टिक्स कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की किस प्रकार से आदमी, कहते हैं कि बंदर से आदमी बन गया। तो बंदर से आदमी कैसे बना, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे इवोल्व हुआ मैनकाइंड, उसके बारे में जो पढ़ाई होती है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, तारों के बारे में जो भी पढ़ाई की जाती है, तो उनके ज्योतिष शास्त्र में भी हम इसकी पढ़ाई करते हैं। तो तारों के बारे में, ग्रहों के, नक्षत्रों के बारे में जो भी पढ़ाई की जाती है, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। पेड़ों के लिए, जब हम पेड़ों का अध्ययन करते हैं, तो प्लांट्स के लिए जो पढ़ाई की जाती है, उसे बॉटनी कहते हैं। इनमें बहुत सारे शब्दों से आप पहले से भी जानकार होंगे, अन्यथा आप एक बार इसे ज़रूर रिवाइज़ करें। जीवों के लिए हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि जीवों के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एक अच्छी हैंडराइटिंग कैसे बनाई जाए, हैंडराइटिंग बनाने की जो कला है, उसे हम कैलीग्राफी में पढ़ते हैं। हम समय के, कैसे-कैसे समय हुआ, प्राचीन काल, मध्यकाल, नवीन काल, तो इस प्रकार के इतिहासों को जो हम एक बहुत ऑर्डर, टाइम ऑर्डर में जब हम किसी चीज़ को रखना के उसको करते हैं, तो उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। कि किसी भी चीज़ को, ये इस क्रोनोलॉजी का शब्द बहुत समय पुलिस वाले भी इस्तेमाल करते हैं, कि कोई भी घटना घटी, तो पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उसको एक सिस्टम, टाइम के ग्रुप में उसको एक टाइम पीरियड के आधार पर उसको ऑर्डर में रखना, उसे ही क्रोनोलॉजी कहा जाता है। अगला है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आंकड़ों के बारे में स्टडी है। हम आमतौर पर इसे सुनते आ रहे हैं आजकल चुनावी परिचर्चा में, कि लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं।
तो डेमोग्राफी उन आंकड़ों के साथ की स्टडी है कि किस प्रकार से कितने लोग किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, किस भाषा के हैं। इस प्रकार से उनके जो आंकड़े निकल के आएँगे, उसकी जो स्टडी है उसे भी एक प्रकार से डेमोग्राफी कहा जाएगा। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीड़ों के बारे में, जो छोटे-छोटे कीट-पतंग होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी किस प्रकार से जीव और उसके वातावरण का जो संबंध है, ये जो इकोसिस्टम है, इस पूरे को इकोसिस्टम कहते हैं। एक मान लो एक तालाब है, तो वो अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम है। तो इसी प्रकार से एक जहाँ पे जीव और उसके जो वातावरण है, वह किस प्रकार से एक-दूसरे के साथ संबंध रखता है, कैसे उसके बारे में जो भी स्टडीज़ है, उसके बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है, वो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आजकल बहुत फल-फूल रही है। इसमें जीन लेवल पर आखिर जब एक बच्चा होता है, तो वह किस प्रकार से ग्रो करेगा, वो उसकी कद-काठी कैसी होगी, रंग-रूप कैसा होगा, उसकी आँखों का रंग कैसा होगा, बाल कर्ली होंगे या सीधे होंगे, इस प्रकार से जितने भी उसके लक्षण हैं, वह जीन जो इन सब को निर्धारित करता है, उन्हें जीन कहते हैं। तो उसके बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है, वो जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जियोलॉजी, जियोलॉजी जियोग्राफी की तरह ही है, लेकिन इसमें हम केवल जो मिट्टी-पत्थर हैं, जो बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं, इनकी जो स्टडी करते हैं, वह जियोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। जबकि जियोग्राफी के अंतर्गत हम पूरे पृथ्वी का क्या क्या उसका शेप, साइज़, नक्शे वगैरह ये सब जो भी है वो जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो जियोलॉजी और जियोग्राफी में थोड़ा-सा अंतर है कि जियोलॉजी केवल रॉक और सॉइल के बारे में जो स्टडी होती है उसे जियोलॉजी कहते हैं। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी भी कैलीग्राफी की तरह ही हैंडराइटिंग के बारे में, कैलीग्राफी हैंडराइटिंग लिखना होता है और हैंडराइटिंग के बारे में जो अध्ययन होता है, उसे ग्राफोलॉजी कहते हैं। ग्रोंटो ना जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी की किस प्रकार से आदमी की एज बढ़ती है, एजिंग के बारे में जो भी साइंस है, कि एज को कैसे कम किया जाए या एज को बढ़ने से रोका जाए या एज आदमी क्यों हो रहा है, किसकी एज कितनी है, इस प्रकार के जो भी अध्ययन है, वो हम जेरोंटोलॉजी में करते हैं। हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स एक बहुत कॉमन शब्द है। हाइड्रोलिक्स हम जो भी फ्लूइड, जो भी तरल पदार्थ है, वह किस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है, कैसे वह व्यवहार करता है। तो तरल पदार्थों के व्यवहार की जो भी स्टडी है, जो भी अध्ययन है, वह हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत आती है। और आजकल जो बड़ी-बड़ी जेसीबी मशीनें हैं और इस प्रकार की जो भी हाइड्रोलिक पिस्टन पे जो काम कर रही हैं, उनके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरीज़ लिखने की एक अध्ययन है। हम जब किसी भी भाषा की बहुत सारे शब्दों को संकलित करते हैं, तो उसे एक डिक्शनरी कहते हैं। बहुत सारे किसी भाषा के बहुत उसके संपूर्ण शब्दों का जो संकलन जो होता है, उसे डिक्शनरी कहा जाता है। तो इनका जो डिक्शनरीज़ है उसमें किस प्रकार से शब्दों को रखा जाए, किस प्रकार से उनको क्रमबद्ध किया जाए, उनका क्या सही अर्थ लिखा जाए, वह किस वर्ग में रखे जाएँ, तो इस प्रकार का जो भी अध्ययन है, वो सारा लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, इसमें कुछ लोगों को शौक होता है सिक्के इकट्ठे करने या कोई टोकन इकट्ठा करना है या अलग-अलग देशों के पैसे इकट्ठे करने हैं। तो इस प्रकार से उनके बारे में जो जब आदमी इकट्ठा कर रहा है उसको शौक है तो वो उसके बारे में जानकारी भी रखता है, कि यह सिक्का इतने सन में हुआ था, इसमें इस दिन जारी किया गया था या इस देश का है, इसकी ये वैल्यू है। तो वह इस प्रकार से सिक्कों पे या नोट्स के लिए या टोकन्स में जो भी अध्ययन करता है, वह न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी, चिड़ियों के बारे में जो भी अध्ययन किया जाए, उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। फिलोलॉजी, जो भाषाओं अलग-अलग, विभिन्न-विभिन्न भाषाएँ हैं, तो इस प्रकार की भाषा अनेक भाषाओं के बीच में जो उनके अस्तित्व के कैसे उनका इतिहास कहाँ से वो उपजे, उनके भाषा का दूसरी भाषा के साथ क्या संबंध है, कैसे भाषा का विकास हुआ, उस भाषा में क्या-क्या साहित्यों की रचना हुई, इस प्रकार के जो समस्त अध्ययन हैं, वह फिलोलॉजी के अंतर्गत किए जाते हैं। पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी की जो पुरानी बहुत प्राचीन काल में जो लेख लिखे गए हैं, वो चाहे ताम्र लेख हों, चाहे शिलालेख हों या कुछ इस प्रकार के बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारे लेख ऐसे हैं जो आज तक पढ़े भी नहीं जा सके। उनका एक्चुअल में अर्थ क्या था, वो उस समय लिखने वाले के दिमाग में क्या सोचकर उसने लिखा था, वह भी आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसे बहुत सारे लेख हैं। तो ऐसे लेखों के प्रति जो अध्ययन किया जाता है कि आखिर उन्होंने क्या लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, उनके लिखने की क्या स्क्रिप्चर रही होगी, तो वह उसके बारे में जो भी अध्ययन होता है, वह पैलियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है।
साइकोलॉजी बहुत कॉमन शब्द है, आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य के जो दिमाग में उसका क्या चलता है, वो कैसे व्यवहार कर रहा है, कब क्या कैसे बोलता है, गुस्सा कैसे आता है, उसे उदास कैसे होता है, डिप्रेशन कैसे होता है, इस प्रकार के इसके पूरा एक ब्रांच है साइकोलॉजी, और जो इसको अध्ययन करते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं, दिमागी डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट। तो साइकोलॉजी एक दिमागी अध्ययन का एक विषय का जो उसे साइकोलॉजी कहते हैं। सेफोलॉजी ये आजकल अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन में कौन जीतेगा, कैसे कुछ लोग कैसे किसको बायस होकर वोट देते हैं, कैसे किसकी तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वह प्रशांत किशोर जैसे बहुत फेमस है इसके लिए, तो उसे सेफोलॉजी कहते हैं। थियोलॉजी, तो थियो इस शब्द को आप ध्यान रखें, THE जो थियो, तेइस्ट, एथिस्ट, तो थियो जहां भी आएगा वह भगवान के लिए इसका यूज किया जाता है। तो थियोलॉजी तो धर्म के बारे में जो भी आदमी पढ़ाई करता है, कोई जो धार्मिक स्टडी करता है, तो वह पूरा स्टडी उसके थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो यह स्टडीज के रिलेटेड जो शब्द हैं ये एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसलिए स्टडीज के ये सारे शब्द एक जगह इकट्ठे किए गए हैं। अब मैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में आपको डिस्कस करना चाहूंगा जो कि किसी भय को दर्शाते हैं, फियर, फियर। और जहां भी यह होगा वहां पे फोबिया जरूर होगा। फोबिया का मतलब होता है भय। फोबिया जब हम किसी चीज से डरते हैं, किसी चीज से हमारा वह हमें दूर रहने की हम जिस किसी चीज से कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार की जो हमारी मानसिकता होती है उसे फोबिया कहते हैं। अब इसके लिए इसके आगे कुछ एक शब्दों को जोड़कर वह किससे भय खा रहा है, इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। जैसे इकोफोबिया, इकोफोबिया मतलब इकोलॉजी मैंने बताया था, जो आसपास सराउंडिंग्स है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो अगर किसी को अपने आसपास के सराउंडिंग से ही भय लगने लगे तो वो इकोफोबिया है उसको। अगर किसी को जानवरों से भय लग रहा है, तो जानवर कहाँ पाए जाते हैं, चिड़ियाघर में जू कहते हैं, तो जूफोबिया यानी कि जानवरों से उसे भय लग रहा है। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया जो एक अभी बंद जगह पे आदमी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कमरा बंद हो तो बहुत भय सा लगता है, तो ऐसे बंद जगहों से, छोटी जगहों से जिन्हें भय लगता है, क्लोज्ड स्पेस से जिन्हें भय लगता है, उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। किसी को पानी से भय लगता है, अगर पानी से भय लगे तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसी प्रकार से किताबों से भय, ये बहुत सारे बच्चों को जरूर लगता है, तो किताबों से जो भय लगता है इसे बाइबिलियोफोबिया कहते हैं। इसी प्रकार से जो अजनबी लोग हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनसे लोगों को उनके साथ बात करने में अच्छा नहीं लगता है, या उनसे थोड़ा-सा भय भी लगता है, उनसे दूर रहना ही वो पसंद करते हैं, तो उसे ज़ेनोफोबिया कहते हैं। जो कुछ लोग मृत शरीर को नहीं देख सकते हैं, अगर कोई डेड बॉडी है, तो उसको देखते ही उनको बहुत भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोगों को, ऐसे इस प्रकार की जो मानसिकता है, ऐसे लोगों को नहीं, इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार के जो भी भाव हैं, उसे नेक्रोफोबिया कहा जाता है। कुछ लोगों को ऊँचाई से डर लगता है, तो उनका जो यह भय है उसे एरोफोबिया कहा जाता है। कुछ लोगों को साँपों से डर लगता है, तो उसे ओफियोफोबिया कहा जाता है। कुछ लोगों को अपने ही रिश्तेदारों से भय लगता है, तो ये भी एक प्रकार का भय है कि अपने ही रिलेटिव्स जो हैं वो नुकसान पहुँचा देंगे, तो इसे सिग्नेसोफोबिया कहा जाता है। इसी प्रकार से आपको अब एक नया फ़ोबिया और जन्म हो गया है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं है, तो भी आपको भय लगता है कि यार मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं है, तो मन में एक अजीब-अजीब से ख़्याल उठने लगते हैं, तो उसे नोमोफ़ोबिया कहते हैं। नोमोफ़ोबिया जिसमें मोबाइल का भय। इसी प्रकार से जैसे फ़ोबिया होते हैं, वैसे ही कुछ मेनिया और साइड भी होते हैं। तो साइड मतलब मार देना, साइड का मतलब मृत्यु से है। साइड जहाँ भी शब्द आपको दिखे, तो इसका मतलब उसका अर्थ किसी चीज़ को मार देना, उससे संबंध है। और मेनिया, मेनिया जहाँ है, मेनिया का अर्थ होता है पागलपन, किसी चीज़ को पाने की बहुत इच्छा, किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो बहुत एक तीव्र इच्छा किसी के मन में हो जाती है, तो उसे मेनिया कहते हैं। तो साइड, मेनिया, फ़ोबिया, ये अगर 2-3 शब्द आपने याद कर लिए हैं, तो आपको उससे बहुत सारे अर्थ वैसे ही निकल के आ जाएँगे। बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके, क्योंकि क्या होता है कि सॉर्ट आउट करना होता है, एक वाक्य दिया रहता है, आप उसको समझ गए कि वो क्या पूछना चाह रहा है, नीचे 3-4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको 2-3 ये देख के ही आपको पता चल गया, ये तो ये इसका इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, इससे संबंधित है। तो आपको एक करेक्ट आंसर चॉइस करने में बहुत मदद मिलेगी अगर आप छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। मार्टिसाइड, किसी के अपने पति को मार देना, पति को मार देना मार्टिसाइड। पेरेंट्स, पेरेंट्स को मार देना पैरिसाइड। पूरी ही एक जाति को खत्म कर देना, उसे जेनोसाइड कहते हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए,
या यहूदियों के ऊपर अत्याचार हुए, नाज़ीज़ ने किए, तो उसे जेनोसाइड कहते हैं। पूरे एक यहूदी पूरे कौम को ही खत्म कर देने का, ऐसे ही कश्मीरी पंडितों को ही खत्म कर देने का एक जो वो हुआ, तो इस प्रकार के इन्हें जेनोसाइड कहते हैं। एक पूरी रेस को ही, एक पूरी जाति को ही खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए जो प्रयास करना, उसे जेनोसाइड कहते हैं। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे को कहते हैं इन्फेंट। तो एक छोटे से बच्चे को, नए जन्म जात अभी जिसका जन्म हुआ, ऐसे बच्चे को मार देना इन्फेंटिसाइड। अगर किसी हम राजा को मार दे रहे हैं, किसी राजा को चुपचाप मार दिया था, तो रेगिसाइड। ऐसे ही किसी भी आदमी को मार दिया, होमिसाइड। अगर खुद अपने आप को मार दिया, तो ये शब्द आप लोग जानते हैं, सुसाइड। अगर पिताजी को मारा तो पैट्रिसाइड, माताजी को मारा तो मैट्रिसाइड, अगर भाई को मारा तो फ्रैट्रिसाइड, अगर बहन को मारा तो सोरोरिसाइड, अगर अपनी बीवी को मार दिया तो अक्सोरिसाइड। तो इस प्रकार से ये सारे साइड कैसे किसको मारा जाए, तो उस पे ये शब्द निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार से मैंने बताया था कि कुछ पाने की इच्छा, तो उसे हम मेनिया कहते हैं। जैसे डिस्पोमेनिया, डिस्पोमेनिया की शराब पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा, कि कोई शराब के प्रति दीवाना है, उसको दारू ही पीनी है। तो शराब पीने की जो बहुत तीव्र इच्छा होती है, उसे हम डिप्सोमेनिया कहते हैं। तो डिप्सोमेनिया, इसको याद रखने के लिए आप डिस्पोजल में पीते हैं, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि डिप्सोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया एक प्रकार की अजीब सी इच्छा, अजीब सी बीमारी है ये एक प्रकार से, कि लोगों को चोरी करने की बीमारी हो जाती है, न चाहते हुए भी, उनको ज़रूरत नहीं है किसी सामान की, लेकिन फिर भी वो चोरी कर ही ले जाते हैं। तो चोरी करने की जो एक तीव्र इच्छा है, उसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। कुछ लोगों को किताबें चोरी करने की होती है, तो बिबिलो क्लेप्टोमेनिया। जहाँ भी बाइबिल आएगा, बाइबिल शब्द, बाइबिल एक किताब है, ईसाइयों की पवित्र धर्म ग्रंथ है बाइबिल, तो ये बिबिलो जहाँ भी आएगा, आप समझ लेना कि ये किताब से संबंधित है। और क्लेप्टो आ गया तो चोरी से, बिबिलो क्लेप्टोमेनिया मतलब किताबों की चोरी को, जिसको मेनिया है। और मेनिया क्या है? किसी चीज को करने की तीव्र इच्छा। पायरो, पायरो मतलब गर्मी से, पायरो का जो अर्थ होता है वह गर्मी से इसका संबंध होता है, पायरो। और मेनिया बहुत तीव्र इच्छा, यानी कि कहीं पे आग लगाने की तीव्र इच्छा। तो कहीं पे कुछ लोग होते हैं जैसे जंगल में, हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है कि लोग चलते चलते वो शौक से आग लगाते हैं, उन्होंने इकट्ठा करा थोड़ा बहुत और आग लगा दी, तो पायरोमेनिया। किसी को होता है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया होता है कि बहुत मतलब पावर, बहुत एक किसी को पैसे का, किसी को धन बल, ये अपने मान सम्मान का, किसी को लगा बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी गाड़ी है। तो इस प्रकार का जो उनका डेल्यूजन, उसका उस पर बहुत ऊंचे लोगों से संबंध रखना, छोटे लोगों को तुच्छ समझना। तो इस प्रकार का जो लोगों के अंदर भाव होता है बड़े होने का, जिसे अहंकार भी कह सकते हैं एक प्रकार से, ईगो भी। तो इस प्रकार का जो भाव मन में होता है, उसे मेगालोमेनिया कहते हैं। निम्फोमेनिया, किसी औरत को पाने की तीव्र इच्छा, निम्फोमेनिया कहलाती है। और इसी प्रकार से किसी औरत के अंदर किसी पुरुष को पाने की तीव्र इच्छा, स्टाइरोमेनिया कहलाती है। हालांकि आजकल पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री भी एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो स्त्री के प्रति आसक्ति, जो स्त्री के प्रति जो भी आसक्ति, उसे निम्फोमेनिया, और पुरुष के प्रति कोई भी आसक्ति हो तो उसे स्टाइरोमेनिया कहते हैं। मोनोमेनिया, जब आदमी को ऐसा लगता है कि एक ही बात, उसको जो बात समझ में आ रही है वही सही है, उसके अलावा सब गलत है, तो उसे मोनोमेनिया कहते हैं। और मिथोमेनिया, किसी को झूठ बोलने का शौक होता है, उसको बिना उसको किसी झूठ से कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसने बोलना झूठ ही है। तो इस प्रकार से किसी आदमी के अंदर इस प्रकार का जो भाव होता है, उसे मिथोमेनिया कहते हैं। और मेनिया मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज के प्रति अगर उसका पागलपन के हद तक वह उसको करना चाहता है, तो उसे मेनिया कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ इवेंट्स या प्लेसेस के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे सोलारियम। सोलारियम यानी कि जहाँ पे सोलार, सूर्य से संबंधित है, जहाँ पे सूर्य की धूप अच्छी खासी आती है। लोग बाग एक आंगन सा या कुछ ऐसा चबूतरा सा अपने घर में बना के रखते हैं, कि जहाँ पे वो धूप में आराम से बैठ के अपना पूरा शरीर को धूप ले सकें। तो ऐसी जगह जहाँ पर आदमी सनबाथ ले, सनबाथ यानी कि धूप में बैठना, उसे सोलारियम कहते हैं। एक्वेरियम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ रखी जाती हैं, या जो भी पानी में पलने वाले, ऐसा नहीं कि केवल मछलियाँ, लोग कछुए, सांप वगैरह बहुत कुछ रखते हैं। तो जो भी पानी के अंदर जो रखने वाले जीव हैं, वो जब रखे जाते हैं तो उसे एक्वेरियम कहते हैं। पोडियम, पोडियम जब किसी सभा में कहीं पे भाषण देना होता है, तो जहाँ से भाषण दिया जाता है, स्पीकर जहाँ से बोल रहा होता है, एक ऊँचा सा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाता है, जहाँ पर जो वक्ता है,
उसके लिए उसको ऊंचा खड़ा करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसे पोडियम कहते हैं। ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम जहाँ पे बहुत सारे लोग एक किसी चीज को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, कोई नाटक है या कोई फिल्म वगैरह है या कोई इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो उसको देखने के लिए बैठने के लिए जब बहुत सारे लोगों की व्यवस्था की जाती है, तो जहाँ पर ये व्यवस्था की जाती है सबके बैठने के लिए उसे ऑडिटोरियम कहते हैं। प्लानेटोरियम, प्लानेट मतलब ग्रह होते हैं, तो सौर मंडल या किसी भी अन्य ऐसे कोई उसका प्रतिकृति बनाना, बहुत सारे जो अंतरिक्ष में या हमारे आसमान में जो खगोलीय पिंड हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको दर्शाने के लिए कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे उनके बारे में बातें बताई गई हों या उनको प्रत्यक्ष रूप से उनका एक मॉडल रूप से तैयार करके दिखाया गया हो, ऐसा प्लानेटोरियम में होता है, प्लानेटोरियम में कहते हैं। सैनेटोरियम, सैनेटोरियम जहाँ पे कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, एक तो हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में दिखाते हैं, लेकिन जो बहुत जिनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चल रहा है, ऐसे लोग जिनको बहुत ऐसी बीमारी है कि उसको ट्रीटमेंट में थोड़ा समय लगेगा, उनको रिकवर होने में, तो ऐसे लोगों को लिए जो अस्पताल या ऐसी जगह जहाँ पे उनको रखा जाता है, जहाँ उनकी देखभाल की जाती है, ऐसी इस जगह को सैनेटोरियम कहते हैं। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम आप लोगों ने सुना ही होगा कि ऐसी जगह जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें जो कलेक्टिबल्स होती हैं, जिनको हम इकट्ठा करके रखते हैं, जिनको आगे लोगों को दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण उसका इतिहास होता है किसी वस्तु का, तो ऐसी चीज़ों को जहाँ पे रखा जाता है, उसे म्यूज़ियम कहते हैं। डेसिडियस डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट के ऐसे पेड़ जो कि हर ऑटोमन में, हर ये जो शरद ऋतु में अपने पत्ते छोड़ते हैं, तो उन्हें डेसिडियस कहते हैं। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी कि कोई भी बुरी घटना, कोई भी ऐसी घटना जो थोड़ा-सा बुरी हो, ऐसा हो जाना एक्सीडेंट कहला जाता है। इंसिडेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, कोई भी घटना, हर कोई घटना इंसिडेंट है। हर कोई घटना इंसिडेंट है, चाहे वो अच्छा उसका प्रभाव परिणाम अच्छा आ रहा हो, चाहे बुरा आ रहा हो, उसे हम इंसिडेंट कहते हैं। लेकिन देखो हर हर एक्सीडेंट एक इंसिडेंट है, लेकिन हर एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट जो है उसका प्रभाव बुरा ही होगा। यानी कि जो कोई भी एक्सीडेंट हो, वो अपने आप में एक इंसिडेंट है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट ही होगा। उसका प्रभाव अच्छा भी हो सकता है। कोई इंसिडेंट, कोई घटना ऐसी भी हो सकती है कि उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट आया, वो अच्छा आया। तो उसको हम एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, वो इंसिडेंट ही है। इत्तेफ़ाक कहते हैं बहुत समय इंसिडेंट को, इत्तेफ़ाक। तो एक्सीडेंट जिसका बुरा प्रभाव आए, ये आप लोग ध्यान रखना कि जिसका बुरा प्रभाव आए वो एक्सीडेंट, और कोई भी ऐसी घटना जो अचानक से हो जाए और तो उसे इंसिडेंट कहते हैं। अगला शब्द है ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल से मतलब होता है पाश्चात्य, यानी कि पश्चिम देश, जो अमेरिका, यूरोपियन, अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, उनके बारे में जब हम बात करते हैं, उनके बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसे हम ऑक्सीडेंटल कहते हैं, जो कि पश्चिमी देशों में जैसा है। अल्मा मैटर एक बहुत पुराना शब्द है, एंशियंट ग्रीक वर्ड है। ये एक ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे होके शिक्षा ग्रहण करते थे, जैसे हम भारत में गुरुकुल कहते थे जिसे, तो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता था अल्मा मैटर। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल बहुत कॉमन शब्द है, सब जानते हैं कि अपने आप चलने वाली एक जो गाड़ी है, जो मोबाइल जो मूव करती है, ऑटो मतलब अपने आप स्वतः चालित, और अपने आप चलने वाली जो गाड़ी है ऑटोमोबाइल कहलाती है। ऑटोमेटिक, वही ऐसा कोई भी मशीन जो स्वतः चालित हो, जो खुद चल जाए, वो ऑटोमेटिक कहलाती है। प्रिएम्बुलेटर, प्रिएम्बुलेटर आजकल जैसे हमने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उनको ले जाने के लिए गाड़ियाँ वगैरह इस प्रकार की कैरेज उनके जो है, तो जो बच्चे को कैरी करने के लिए, बच्चे को कैरिज करने के लिए कुछ भी है, तो वो प्रिएम्बुलेटर है। एम्बुलेंस बहुत कॉमन शब्द है, बीमारों को ले जाने के लिए एक वाहन एम्बुलेंस कहलाता है। अब आदमियों से संबंधित, व्यक्तियों से संबंधित कुछ शब्द, जिसे हम इसोप्रोफिल, इसोप्रोफिल एक, इसको भी मेनिया टाइप का ही समझ सकते हैं कि इसोप्रोफिल एक आदमी होता है जो अपने आप को केवल आईने में देखना पसंद करता है, दिन भर आईने के सामने खड़ा रहता है, तो उसे इसोप्रोफिल कहते हैं। गैस्ट्रोनोम, गैस्ट्रोनोम जिसको खाने पीने का बड़ा शौक है, दिन भर खाने पीने में ही रहता है, तो उसे गैस्ट्रोनोम कहते हैं। प्रेमाटोफिल जिसे पैसे से बहुत प्यार है, तो फाइल जो है ये भी एक प्रकार से दीवानगी ही है। और मैंने आपको बताया था फोबिया, फोबिया भय है।
तो जैसे अगर इसी के फिल की जगह अगर हम फोबिया लगाते हैं, क्रेमेटोफोबिया, जो पैसे से बहुत डरता है, और क्रेमेटोमेनिया लगा दें तो उसको मतलब दीवानगी की हद तक पैसा कमाने की जो बिल्कुल जुनून है जिसके अंदर, तो उसको क्रेमेटोमेनिया। तो क्रेमेटोफिल तो लगभग आज के समय में सभी हैं। ओनेरोफिल, जिसको सपने देखना बहुत पसंद है। एनोप्टेफिल, जो अकेले रहना पसंद करता है, जैसे कुछ लोग शादी वादी नहीं करते हैं और उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना भी पसंद नहीं होता है, वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं, तो एनुप्टेफिल, उन्हें एनुप्टेफिल। मेलोफिल, जिसको ऐसा आदमी जिससे संगीत पसंद है, जो म्यूजिक को पसंद करता है, वह मेलोफिल कहलाता है। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे कि जो सरकार से संबंधित है, सरकार कैसे चलती है, सरकार चलाने के किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार की गवर्नमेंट्स है, कैसे सरकार कौन चला रहा है, उससे संबंधित जो कुछ शब्द हैं उन्हें हम देखेंगे। और इसके लिए भी आप देखेंगे कि क्रेसी या आर्की, ये दो जो सफिक्सेस हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो जिसे राजशाही कहते हैं, तो ऑफिशियल्स जो हैं हमारे आईएएस, पीसीएस, इस प्रकार के बड़े बड़े जो नौकरशाही है, नौकरशाही कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। तो अफसर लोग जो शासन को चलाते हैं उसे अफसरशाही कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी में केवल एक आदमी के पास पूरी पावर होती है और केवल एक आदमी पूरी पावर से सरकार को चलाता है, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी में सरकार चलाई जाती है कुछ ऐसे आदमियों के द्वारा जो कि मेरिट के आधार पर चुने गए हैं। जैसे आमतौर पर आप एग्जाम देंगे तो उसकी भी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, तो जो टॉपर्स होंगे उन्हें नौकरी मिलेगी, जो मेरिट में आएंगे। तो इसी प्रकार से एक मेरिट तय की जाती है समाज में। जो उच्च वर्ग के कुछ लोग होते हैं, जो मेरिट में हाई ऊपर मेरिट में होते हैं, उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है। ऐसी सरकार को मेरिटोक्रेसी कहते हैं। मेरिटोक्रेसी अभी सिंगापुर में एक हिसाब से कही जा सकती है कि सिंगापुर में मेरिटोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी बहुत कॉमन शब्द है, भारत में चलती है, जिसमें चुनाव होते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुनाव के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनके द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी में कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, कोई पार्टी है या कोई पर्सन है वो सरकार को चलाती है, जिसमें एक पार्टी चुन ली गई और वही सरकार चलाएगी, या फिर कुछ यूनियंस हैं स्टेट्स के, वो मिलकर सरकार को चलाएंगे, तो उन्हें कॉन्फेडरेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी में जो अमीर आदमी होते हैं उन्हीं के साथ में सत्ता होती है और जो अमीर आदमी होते हैं वही सरकार को चलाते हैं, तो प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट्स बाय रिच पीपल। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी में जो ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, जिनके ऊपर समाज में हम कहते हैं कि भाई नोबल पर्सन जो होते हैं, जो प्रतिष्ठित समाज के व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो इसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी, मैंने आपको बताया था कि ये जो थियो शब्द है, ये टीएचई जो शब्द है थियो, ये आपको जब भी लगेगा तो आप जहां भी ये है तो ये एक हिसाब से भगवान से संबंधित रहता है। तो कुछ ऐसे नियमों द्वारा जो भगवान ने हमें प्रेरित किए हैं, या हम मानते हैं कि किसी सुपर नेचुरल पावर द्वारा कुछ ऐसे नियम नियम बनाए गए हैं, तो उनके आधार पर जब सरकार चलाई जाती है तो उसे थियोक्रेसी कहते हैं। मोनार्की, मोनार्की में मोनार्क होता है, मोनार्क एक राजा, केवल एक रॉयल फैमिली होती है, और वो रॉयल फैमिली का ही एक मोनार्क, एक राजा सरकार को चलाता है, पूरे को उसको वो करता है, तो उसे हम मोनार्की कहते हैं। मोनार्की के बाद आता है डायआर्की, डायआर्की, डाई का मतलब होता है दो, डाई शब्द का मतलब होता है दो। तो जब दो सत्ताओं द्वारा, कोई दो संस्थाओं द्वारा सरकार चलाई जाती है तो उसे डायआर्की कहते हैं। ओलिगे ओलिगार्की, ओलिगार्की में कि कुछ शक्तिमान जो धन बल से संबंधित, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, तो ऐसे कुछ लोग इकट्ठा होकर जब सरकार चलाते हैं तो उसे ओलिगार्की कहते हैं। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी जो जैसे पाकिस्तान में एक बार सेना ने तख्ता पलट कर दिया कहते हैं, तो जब सेना सत्ता को अपने हाथ में ले ले, मिलिट्री जब अपने आप वो ले ले, तो उसे स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद आती है एनार्की, एनार्की जब कोई भी सरकार ना हो, जब सरकार चलाने के लिए कोई ना हो और बिल्कुल अराजकता, जिसे अराजकता कहते हैं, अनार्की मतलब अराजकता, अराजकता फैल गई, अब सरकार को चलाने के लिए कोई है नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र अपना सब जिसको जैसा मन आ रहा है वो वैसा कर रहा है, तो उसे हम एनार्की कहते हैं।
तो इसी प्रकार से अब हम कुछ शब्द देखेंगे कि किसी लोगों के पसंद या नापसंद के आधार पर कुछ शब्द बनाए गए हैं। जैसे साइकोफेंट, साइकोफेंट मतलब कि जिसे हम चापलूस कहते हैं, जो बहुत चापलूसी करता है एक दूसरे की, और बिल्कुल दूसरों की चुगलखोरी करता है, और अपना फायदा देखने के लिए दूसरे की फालतू में झूठी प्रशंसा करता है, तो ऐसे को साइकोफैंथ कहते हैं। गवर्नमेंट, जिसको कि खाने के लिए, अभी जैसे हमने देखा था कि जिसका खाने और पीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसे हम, जिसको खाना बहुत पसंद है, लाइक है, जिसको हमने बहुत पसंद है, उसे हम गवर्नमेंट कहेंगे। फिलेंथ्रोपी, जो सारे ही आदमियों के लिए, सारे ही मनुष्य जाति के लिए जिसके मन में प्रेम हो, जिसको पसंद हो, तो उसे फिलेंथ्रोपी कहते हैं। बाइबिलोफाइल, मैंने कहा ये बाइबल जहाँ भी शब्द आ जाएगा तो वो किताब से संबंधित होगा, तो जिसको किताबों को इकट्ठा करने का बहुत शौक है, तो बाइबिलोफिल। एंग्लोफाइल, जो एंग्लो एंग्लो इंडियन कहते हैं ना, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन आंग्ल, अंग्रेज, तो जिनका अंग्रेजों के प्रति बहुत प्रेम है। कुछ लोगों को गोरे आदमी देखे नहीं और प्रेम उमड़ जाता है, तो उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव जो रखते हैं अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स के प्रति, उन्हें एंग्लोफिल कहते हैं। फिलेंडरर, जो मतलब बिना सीरियसनेस के, जिसको मतलब वो नहीं है कि किसी चीज भी, किसी भी काम के प्रति वह सीरियस नहीं है, वो उसको बिना उसके ही जीना अच्छा लगता है, मतलब मस्त जैसे है, तो वो फिलेंडरर। फिलोगाइनी, जिसको स्त्रियों के प्रति प्रेम है, जो चाहत है, तो फिलोगाइनी। एंड्रोफाइल, जिसको मनुष्य आदमी के प्रति जो प्रेम है या चाह है आदमी की, तो एंड्रोफाइल। फिलोसोफर, फिलोसोफर जिसको ज्ञान के प्रति चाह है, जिसको कुछ सीखना है, कुछ नॉलेज के प्रति जो चाह है, वो फिलोसोफर है। मिसएंड्रिस्ट, जो आदमी को नापसंद करता है, मिसएंड्रिस्ट। एंड्रोमेनिया, एंड्रोमेनिया ये हमने पहले भी देख लिया है, ये सब दोबारा आ गया है। ये मनुष्य आदमी के प्रति जो आसक्ति है, मैनिया है। तो मैनिया वाली लिस्ट में हमने देख लिया था ऊपर कि आदमी के लिए जब ये है, तो जैसे औरत के लिए स्टायरोमेनिया, और पुरुष के लिए एंड्रोमेनिया। मिसोगाइनिस्ट, जो औरत को नापसंद करता है, वो मिसोगाइनिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट, जैसे एंथ्रोपिस्ट आदमियों को पसंद करने वाला, मिसएंथ्रोपिस्ट नहीं पसंद करने वाला। पैट्रियट, जो अपने देश को बहुत पसंद करता है, देश के प्रति भक्त है। सुपर पैट्रोटिज्म, ये पैट्रोटिज्म से भी थोड़ा सा और ऊपर, बहुत ज्यादा एक हद तक जाकर के जान भी दे दूंगा, जैसे आर्मी वाले होते हैं, तो सुपर पैट्रोटिज्म में आते हैं। मिसोगेमिस्ट, जिसको शादी से बहुत नफरत है, शादी नहीं करना चाहता है, मिसोगेमिस्ट। लोक्वेसियस, बहुत बोल, बातूनी कहते हैं, बहुत बोलने वाला, लोक्वेसियस। एंटीपैथी, जिसको बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत मतलब नापसंद है उसे, तो उसे एंटीपैथी, उसके किसी चीज से बिल्कुल नफरत है उसे, तो एंटीपैथी। और उसे अगर किसी के प्रति लगाव है, किसी को उसका, कि हाँ भाई दया भावना भी कहते हैं, तो सिंपैथी होगी। अब एक शब्द है एम्पैथी। अब सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क है तो लगभग वो दोनों एक ही जैसी, लेकिन सिंपैथी में हमारे केवल दया होती है, हमको किसी की थोड़ा सा गरीबी देखी, उसे 100 रुपये दे दिए, उन्होंने कहा भाई हमारी सिंपैथी थी उसके साथ, हमने अपनी उसको मदद कर दी। लेकिन एम्पैथी एक ऐसी होती है जब आदमी अपने आप को उसकी परिस्थिति में रखकर सोचता है, जब दूसरे की, अगले की परिस्थिति कैसी है, वह सोचता है कि अगर उसकी परिस्थिति में मैं रहूंगा तो मुझे कैसा होगा, जब अपने आप को वहां ले जाकर सोचता है, तो उसे एम्पैथी कहते हैं। पैथेटिक मतलब बहुत दयनीय स्थिति, कि बहुत पैथेटिक स्थिति है, बहुत पैथेटिक हालत है कहते हैं, तो दयनीय स्थिति। अब हम धर्म से संबंधित कुछ शब्दों को देखेंगे कि अब ये देखिए, थे टी फिर आ गया, तो ये भगवान से संबंधित है। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब जो भगवान के प्रेजेंस में मानता है, जिसको जो मानता है कि भगवान है कोई ना कोई, जिसे हम हिंदी में आस्तिक कहते हैं। मोनोथिस्ट, मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोथिस्ट मतलब केवल एक भगवान को मानने वाला, मोनोथिस्ट। थेइस्ट भी भगवान को मानने वाला ही है।
अब हम कुछ शब्द देखेंगे जो कि रिलीजन यानी कि धर्म से संबंधित होंगे। तो पहला है इसमें एथिस्ट। देखिए थे इसमें भी आ गया, टी एच ई थे। तो ए आ गया, ए से एक नहीं का फीलिंग आता है, नॉन। ऑपोजिट वर्ड्स में ए, हम ए जहाँ पे लग जाता है तो उसमें निगेशन का, नहीं का भाव आ जाता है। तो एथिस्ट जो भगवान को नहीं मानता है, जो ये नहीं मानता है कि भगवान नाम की भी कोई चीज है, जिसे हम भौतिकवादी या नास्तिक कह देते हैं हिंदी में। मोनो, मोनो मतलब एक, एक को मानने वाला, मोनोथिस्ट, एक भगवान को मानने वाला, जो मानता है कि भगवान केवल एक है, सबका मालिक एक वाला, वो मोनोथेइस्ट हो गया। थेइस्ट जो भगवान को मानता है, जिसको आस्तिक कहते हैं हम जिसे हिंदी में। पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे। जैसे मोनोथेइस्ट केवल एक भगवान को मानता है, पॉलीथेइस्ट बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, मतलब बहुत सारे भगवानों को मानने वाला पॉलीथेइस्ट। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम बहुत सारे धर्मों को, बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, तो हम लोग एक हिसाब से पॉलीथेइस्ट हो गए। पैंथेइस्ट, पैंथेइस्ट ये मानता है कि ये जो ब्रह्मांड है सारा, पूरा ब्रह्मांड किसी एक शक्ति द्वारा, जो सारी पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है, वो कोई एक भगवान है। तो ऐसा मानने वाला पैंथेइस्ट कहलाता है। थियोमेनिया, अब यहाँ पे भी मेनिया आ गया। देखो मेनिया का मतलब मैंने बताया था, मेनिया मतलब किसी चीज के प्रति हद से ज्यादा पागलपन की हद तक, मतलब बिल्कुल उसके पीछे ही पागल हो जाना, उसे मेनिया कहते हैं। तो थियोमेनिया नहीं, भगवान के पीछे पागल हो जाना, जो बिल्कुल भगवान के दिन भर सुबह शाम भगवान के लिए ही भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, उन्हीं के बारे में सोच रहा है, वही कर रहा है, तो उसको ज्यादा रिलीजियस मैडनेस, मतलब धार्मिक उन्माद हो गया उसे। थियो में कि ये यहाँ पे है कि मतलब लड़ाई, लड़ाई होना। तो भगवानों के बीच जब युद्ध होता है, भगवानों के बीच जो लड़ाई होती है, उसे थियोमैकी कहते हैं। अगला है, हम शादी से संबंधित देखेंगे कुछ शब्द कि शादी से रिलेटेड कैसे होते हैं। तो मैट्रिमोनी, शादी से संबंधित कुछ भी हो मैट्रिमोनियल कहलाता है, मैट्रिमोनियल शादी से संबंधित। सोलोगामी, आदमी जब खुद से ही शादी कर ले, अभी हाल में एक घटना हुई थी, एक लड़की ने करी थी, तो सोलोगामी, अपने आप से खुद से शादी कर ली, सोलोगामी। मोनोगामी, एक बीवी रखेंगे बस, तो उसे मोनोगामी कहते हैं। बाईगामी, बाई मतलब दो, दो बीवियां रखना, बाईगामी। बहुत सारी, पॉली मतलब बहुत सारी बीवियां रखना, पॉलीगामी। ऑटोगामी, ऑटोगामी का मतलब होता है कि ये सोलोगामी तो नहीं है, सोलोगामी में तो शादी होती है, अपने आप से आदमी कर लेता है, लेकिन वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। लेकिन ऑटोगामी में क्या होता है कि एक फूल जैसे अपने आप में सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइज हो जाता है, पेड़ों में ये पाया जाता है, तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होके फ्रूट भी हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, तो वो ऑटोगामी कहलाता है। एंडोगामी, एंडोगामी जब आदमी अपने ही समाज के भीतर शादी करता है, अपने ही जाति के अंदर, जब वह अपनी ही जाति के अंदर, अपने ही ग्रुप के अंदर जब शादी करता है, तो इसे एंडोगामी कहते हैं। और एक्सोगामी, जब वह अपनी जाति से विरुद्ध जाकर दूसरी जाति में शादी करता है, तो इसे एक्सोगेमी कहते हैं। पॉलीएंड्री, जैसे बहुत सारी औरतें रखी जा सकती हैं पॉलीगामी में, तो ऐसे एक औरत बहुत सारे पति भी रख सकती है, तो इसे पॉलीएंड्री कहते हैं। अब हम कुछ शब्द देखेंगे जो बोलचाल, स्पीच या लिखने के लिए जो हम यूज करते हैं। इसमें है ओमनिबस। ओमनिबस मतलब कि एक किसी ऑथर के द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं, तो उसका जो लेखा जोखा रखा हुआ है जिसमें, वो ओमनिबस है। टेलीग्राफ अब तो बंद हो गया, पहले चलता था, एक शॉर्ट मैसेज भेजा जाता था, बहुत दूर से एक मैसेज आता था, उसे टेलीग्राफ कहते थे। कोलोक्वियल, कोलोक्वियल एक प्रकार की भाषा होती है जिसमें, जिसका ग्रामर उतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ होता है। आमतौर पर जिसे बोली कहते हैं, एक भाषा होती है, एक बोली होती है। तो कोलोक्वियल एक प्रकार की बोली है जिसके ग्रामेटिकल, जिसका ग्रामर उतना रिजिड नहीं है, वो बहुत सारे नियम कानून उसमें बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं, बोलने के लिए एक अपनी बोली है, तो उसका ग्रामर उतना सही नहीं है। सरकमलोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन मतलब होता है कि आमतौर पर जैसे कुछ एक ग्रुप है आदमी का, दो तीन आदमी है, तो उसमें किसी दो के बीच लड़ाई है, तो लड़ाई है तो उससे डायरेक्ट तो बात करेगा नहीं, वो उस तीसरे से कहेगा कि भाई, कहेगा उसको और सुनाएगा उसको। एक इस प्रकार से इनडायरेक्टली बात करने का जो तरीका है, इसे हम सरकमलोक्यूशन कहते हैं। मैग्निलोक्वेंट, मैग्निलोक्वेंट मतलब बहुत आराम से, जिस एकदम बिल्कुल शांत होकर और सभ्य होकर ऐसे बात करना, उसे हम अ, वो कहेंगे मैग्निलोक्वेंट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब जो अपने बात को बहुत अच्छी तरह से रख सकता है, जो उसके पास बहुत सारे शब्द हैं, वोकेबलरी इसकी अच्छी है,
तो अपनी आपने बहुत लोग होते हैं कि अपनी भावनाओं को फीलिंग को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख पाता है उसे एलोक्वेंट कहते हैं। ग्रांडिलोक्वेंट, ग्रांडिलोक्वेंट जो बहुत ऊंची आवाज में बोले या फिर ऐसे शब्दों से बोले बहुत भारी पन लेकर, तो उसे हम ग्रांडिलोक्वेंट कहते हैं। ऐसा लिखना भी है, ऐसा केवल बोलना ही नहीं, अगर ऐसा कोई बहुत अच्छा लेख लिखा गया है जिसको साहित्य की भाषा पे और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो ऐसे उसको ग्रांडिलोक्वेंट कहते हैं। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ तो बहुत कॉमन शब्द है, आमतौर पर मांगा जाता है आदमी के खुद के द्वारा किया गया सिग्नेचर किसी सेलिब्रिटी द्वारा, ऑटोग्राफ कहलाता है। प्रियम्बल, प्रियम्बल हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले उसके लिए बहुत सुना है। प्रियम्बल ऐसा कोई भी लेख या ऐसा कोई भी शॉर्ट नोट जो किसी एक कृति के स्टार्टिंग में दिया गया हो, उसके इंट्रोडक्टरी एक वो टाइप का, तो उसे हम प्रियम्बल कहते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी किसी की जीवनी, जीवनी जिसे हम कहते हैं, तो बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अगर वह जिए नहीं, उसने खुद लिखी है, अगर किसी ने दूसरे ने लिख दिया है तो बायोग्राफी हो गई। और किसी की भी जीवनी लिखना वो बायोग्राफी होगा। अगर उसने अपनी जीवनी खुद अपनी जीवनी लिखी है किसी ने, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, जैसे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ एक फोटो होता है, यानी कि प्रकाश लाइट के माध्यम से जो कुछ लिखा जाए तो वो फोटोग्राफ है। फोटो मतलब लाइट। लैकोनिक, लैकोनिक मतलब कुछ बहुत कम शब्दों में कोई बहुत बड़ी बात कह देना। कुछ लोग जैसे कुछ छोटे मोटे शेर होते हैं कि गालिब की एक शेर है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ख्याल अच्छा है। तो शब्द थोड़े से हैं लेकिन बहुत बहुत लंबा, बहुत गूढ़ इसका रहस्य है, बहुत तेज इसका मीनिंग है। गीता के हर एक श्लोक में बहुत ज्यादा अर्थ छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से कोई छोटा सा 2 लाइनों का श्लोक है गीता का, और उसका अर्थ में लोगों ने टीकाएं बड़ी बड़ी किताबें लिख दी। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे छोटे शब्द जिनका बहुत लंबा चौड़ा मीनिंग है, उसे लैकोनिक कहते हैं। सोलिक्वी, जो आदमी अपने आप को समझाता है, कभी अपने आप को बैठ के कि उसको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, अपने आप को दिया गया कोई एक भाषण, उसे सोलिक्वी कह देंगे, सोलिलोक्वी। उसके बाद टर्म्स को लेकर के समय वगैरह इस प्रकार के चीज़ों को अगर हम वो देखें, तो कुछ शब्द हैं। एयोन, एयोन मतलब अनंत काल, हिंदी के लिए इसमें हिंदी में इसका शब्द है कि बहुत लंबे समय का समय है, कि उसका समय का कुछ पता नहीं कितना समय लगेगा, तो वो एयोन है। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स पे आजकल कंपनियां ध्यान देती हैं, जिसे हम कहते हैं पैकिंग, दिखावट, बनावटी कैसा है, देखने में उसके किस एंगल से उसको देखा जाए अच्छा दिखने के लिए, जो उसके गुण धर्म है, उसे हम एस्थेटिक्स कहेंगे। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड बहुत तेज हवाएं जब चलती हैं, तो स्पार्टन स्नो स्टॉर्म्स विद अनकंट्रोलेबल विंड, बहुत ऐसी हवाएं जो कंट्रोल न की जाए। बोहेमेन, बोहेमेन मतलब होता है एक एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, जीने की एक तरीका है बोहेमियन। इसमें आदमी अपने ऊपर ही ध्यान देकर वो जीता है। बोन फायर, बोन फायर आदमी पार्टियों में जैसे पिकनिक वगैरह में जाता है या नाइट को कहीं आउटिंग में, तो वो थोड़े से आग जला लेता है, बड़ा आग, और उसके चारों तरफ घूम के, जैसे मकर संक्रांति में करते हैं कि आग जला ली और उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो इस प्रकार के या होलिका दहन में कभी भी जैसे बहुत आग लगा के थोड़ा सा अच्छी ईंधन इकट्ठा करके लकड़ी वगैरह, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी आग लगा के उसके चारों तरफ घूमना या उसको आसपास रहना, कुछ सेलिब्रेट कर लेना, तो ये बॉन फायर कहलाता है। बोनसाई, जब एक बहुत बड़े पेड़ को एक छोटे से गमले में छोटा छोटा बना दिया जाए, आप लोगों ने देखा होगा, उसे बोनसाई कहते हैं। बोन फायर, वही बोन फायर ये 2 बार आ गया है यहाँ पर। बोन फायर एक ही चीज़ है कि सेलिब्रेशन के लिए अगर कोई आग लगाई जाए। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड होता है कि ये जैसे देश होता है, तो उस देश में अब ऐसा है कि नदियां तो कहीं कहीं होती हैं, तो अगर नदियों से दूर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे जंगल हो, आसपास नदियां ना हो, तो उसे हिंटरलैंड कहते हैं, किसी एक देश की बहुत दूर की कोई जगह। इम्ब्रोग्लियो, हौच पौच हो गया कहते हैं, असमंजस की स्थिति, तो ऐसी स्थिति जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, सब उल्टा पुल्टा हो गया हो, तो ऐसी स्थिति को इम्ब्रोग्लियो कहते हैं। रेजुबिनेट, रेजुबिनेट मतलब कि दोबारा जमा कर देना,
मतलब अच्छी स्थिति में कोई चीज़ डेटोरिएट हो गई है, कोई पुरानी हो गई है, गाड़ी ले गए, खराब सी हो गई तो सर्विस कर दी, रिजुविनेट कर दी। या ब्यूटी पार्लर में औरतें जाती हैं तो उनको दोबारा बिल्कुल रिजुविनेट करके भेजा जाता है। रिमिस, रिमिस मतलब कि ध्यान नहीं देना ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति, नॉट शोइंग एनफ केयर एंड अटेंशन, उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, रिमिस कहना। कैनल, कुत्ते के रहने का घर। लायर, जहाँ पे आदमी, सॉरी, जानवर रहते हैं, जहाँ पे जानवर रहते हैं तो लेयर कहते हैं। मिंट, मिंट एक टकसाल कहते थे पहले, कि जहाँ पे सिक्के छापे जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, उसे मिंट कहते हैं। अगला है मंडेन, जो आमतौर पर सीधा साधा डल है, ठीक है, कोई खास नहीं है, एकदम आम, जिसे हम कहते हैं, तो मंडेन। सिनेक्योर, सिनेक्योर एक ऐसी ऑफिस है जहाँ पे तनख्वाह तो बहुत बढ़िया है, हाई सैलरी है, लेकिन काम धाम कुछ है नहीं, तो इसे सिनेक्योर कहते हैं। रेनेगेट, जो अपने देश या अपने किसी जिस ऑर्गेनाइजेशन से वह जुड़ा हुआ है या देश, तो उससे साथ वह धोखा करता है, तो एक पर्सन जिसे गद्दार कहते हैं। जयचंद। फास्टिडियस, फास्टिडियस होते हैं, जैसे बॉस होते हैं, कुछ बॉस होते हैं फास्टिडियस, जिनको बिल्कुल परफेक्ट काम चाहिए, ऊंच नीच अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल जो एकदम बहुत अच्छा, बहुत डिटेल एक्यूरेसी में हर चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे निकाल के उन्होंने कहा यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जो ऐसे छोटी छोटी गलतियों को जो निकाल देता है, और जिसको हर काम बहुत बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, वह फास्टिडियस कहलाता है। आर्सेनल, आर्सेनल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, जहाँ पे आर्म्स और अम्युनिशन रखे जाते हैं, आर्सेनल कहलाता है। एक्सो कम्युनिकेट, जिसमें एक कभी किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसे उसके समाज से या धर्म से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे लोगों को एक्सो कम्युनिकेट कहते हैं। एक्सकोम्युनिकेट, तो एक्सपेल्ड फ्रॉम ए रिलीजियस कम्युनिटी, किसी भी एक धार्मिक उस ग्रुप से निकाल देना, एक्सपेल कर देना मतलब निकाल देना वहां से, एक्सकोम्युनिकेट। ग्लूटोन, ग्लूटोन जो बहुत ज़्यादा खाने वाला है, खाता बहुत ज़्यादा है। इमिटेबल, इमिटेबल यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको कि कॉपी किया जा सकता है, इसका कोई भी चीज़ है उसको अगर हम कॉपी कर सकते हैं तो इमिटेबल है। कुछ और शब्द हैं। पोस्थुमस, किसी के मरने के बाद अगर उसने कोई चीज़ ऐसी है उसके बारे में पब्लिश किया गया है, कोई लिखा उसका लेख वगैरह है, तो पोस्थुमस कहलाता है। आमतौर पर यह शब्द, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपने पिताजी के एक्सपायर के बाद पैदा हो रहा है, तो उसे भी पोस्थुमस कह देते हैं। पेडागोगी, एक कैसे पढ़ाने का जो तरीका है उसको हम पेडागोगी कहते हैं। पेडागोगी, पेडागोगी कि किस प्रकार से, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, टीचिंग का अलग अलग तरीका है, तो पेडागोगी, पढ़ाने के तरीकों को पेडागोगी कहते हैं। रिगालिया, रिगालिया बहुत सारे होटलों का नाम आपने देखा होगा, इस प्रकार से रखा जाता है। ये एक रॉयल मतलब राजसी ठाट बाट का एक चिन्ह है, एक रॉयल चिन्ह जिसे हम कहते हैं, उसे रिगालिया कहते हैं। हियरार्की, तो ये थे, ये फिर दोबारा आ गया है, भगवानों के द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी कोई सिस्टम, जिसको कि भगवान के या उसके दूत के द्वारा या उनके बनाए नियमों के द्वारा कोई ऐसे देवीय शक्तियों द्वारा अगर चलाया जा रहा है तो उसे थियारकी कहेंगे। ओथ, ओथ मतलब होता है कि एक वो लेना, हम शपथ लेना, हम जब कहीं पे एक बयान देने जाते हैं कोर्ट में, गवाही देने जाते हैं, तो जज हमें या कोई भी एक आके, कोई जो हिंदू है तो गीता और मुसलमान है तो कुरान, उसकी शपथ दिलवाता है, तो उसे हम ओथ कहते हैं। या देश के प्रति हम जो कसम खाते हैं उसे ओथ कहते हैं। नासेंट, नासेंट मतलब होता है कि बिल्कुल जब वो बन रहा है कोई चीज, जैसे मकान बन रहा है तो इट्स नासेंट स्टेज, या ड्यूरिंग नासेंट स्टेज ऑफ ए बेबी अल्ट्रासाउंड इज डन, मतलब अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नासेंट मतलब जब वो बन रहा है, पनप रहा है, तो एक ऐसे समय को नासेंट कहते हैं। वर्च्यू, तो एक अच्छा एक गुण है, एथिकल जो है, गुड बिहेवियर है किसी का, तो उसे हम वर्च्यू कहते हैं। ऑनेस्टी इज ए वर्च्यू। सटायर, सटायर होता है कि एक ऐसा व्यंग जो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सामाजिक बुराई के ऊपर अगर कोई ऐसा व्यंग किया गया है,
जैसे आजकल टीवी चैनलों में एक आज तक में सो सॉरी आता है, तो राजनीतिक जो भी चल रहे होते हैं उसके ऊपर एक व्यंग करता है वो कॉमेडी बना के, तो उसे हम सटायर कहते हैं। वीर अचानक से दिशा बदल लेना, अचानक से दिशा बदल लेना वीर कहलाता है। सेवियर, सेवियर भी होटलों होटलों में लिखा रहता है सेवियर, कि बहुत आनंददायक, मतलब बिल्कुल दिलकश, मजे लेने वाला, कि धीरे धीरे उसके जैसे सूप है, बहुत सेवियर सूप है, धीरे धीरे उसका स्वाद लो, तो सेवियर। स्केप गोट, स्केप गोट यानी कि बलि का बकरा, जैसे किसी के ऊपर दोष डाल दिया कि सारी गलती इसी की है और अपना निकल गए, तो वो स्केप गोट। टेनरी, जहाँ पे बेसिकली चमड़े का उद्योग, चमड़ा निकाला जाता है, खाल निकाली जाती है जानवरों की या सुखाई जाती है, उसे हम टेनरी कहते हैं। टेनेसियस मतलब कि एक ऐसा आदमी जो कुछ पाने के लिए बिल्कुल उसको है इच्छा कि अब मैं इसको पाके ही रहूंगा, तो वो टेनेसियस कहलाता है। स्क्रीच, जो चिड़ियाओं का या फिर आमतौर पर का जो तोता जो आवाज लगाता है, बहुत तीखी हाई पिच की जो आवाज, वो तोते तोते की जो आवाज होती है, उसे स्क्रीच कहते हैं। मिसनोमर, मिसनोमर यानी कि किसी आदमी या किसी का, जैसे हम लोग नाम बदल देते हैं, निक नेम रख देते हैं, नाम बिगाड़ देते हैं, तो ऐसे गलत नाम से किसी को बुलाना, या जो उसका एक्चुअल में नाम वैसा होना नहीं चाहिए ऐसे नाम से उसको बोलना, उसे मिसनोमी कहते हैं। तो मिसनोमर बहुत समय कहते हैं कि कोई एक, मतलब भाई अमर राम था और वो बहुत जल्दी मर गया, नाम उसका अमर राम था और जवानी में ही मर गया, तो वो मिसनोमी हो गई वहाँ पे, कि नाम के आधार पर, मतलब गलत नाम, इस प्रकार का उसे हम मिसनोमर कहेंगे। मोनार्की, ये भी हम शब्द पहले देख चुके हैं कि एक राजा, कोई मोनार्क, कोई राजा के द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसे मोनार्की कहते हैं। ग्रंट, एक जैसे हमने ऊपर स्क्रीच देखा था तोते की आवाज, ऐसे ग्रंट होता है, ऊंटों की आवाज को ग्रंट कहते हैं। फिएस्टा, फिएस्टा जब एक कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई उत्सव मनाया जाता है, तो उसे भी फिएस्टा कहते हैं। चर्च या कोई भी मंदिरों पे या गुरुद्वारों पे कोई एक उत्सव मनाया जाए, आदमी अपने घर में ही मना रहा 2-4 दिन का शादी का फिएस्टा, कुछ भी हो सकता है। वाइन, वाइन का मतलब होता है जब एक आदमी बड़ा गिड़गिड़ाना, बहुत उसमें रेंट करता है कि भाई ऐसी भाषा में बड़ा जिसका घबराया हुआ सा और शिकायत कर रहा है, वो किसी के बारे में बता रहा है, तो उसे हम व्हीन कहते हैं। डिस्टिट्यूट, जो जिनके पास खाने और पहनने को भी नहीं है, बहुत गरीब, ऐसे आदमी, उन्हें हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। कैरेट ब्लैंच मतलब अ, मन मर्जी, बिल्कुल आज़ाद, वो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो कैरेट ब्लैंच है, वो जैसा चाहता है अपनी मर्जी का करता है, वो एब्सोल्यूट फ्रीडम। एगोनिस्टिक, एगोनिस्टिक एक तो हमने पढ़ा था एथिस्ट और एक थेइस्ट, थेइस्ट जो भगवान को मानता है और एथिस्ट जो भगवान को नहीं मानता है, आस्तिक और नास्तिक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ ही में नहीं आता है, वो बड़े संशय में है कि यार भगवान है भी या नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बेचारे बिल्कुल कंफ्यूजन में ही है, तो ऐसे लोगों को एगोनिस्टिक कहते हैं, जो भगवान के है या नहीं है इसके बारे में जिनको बिल्कुल कंफ्यूज है, जो उनको कुछ बड़ा कंफ्यूजन में है, वो एगोनिस्टिक है। एगोनी, एगोनी यानी कि बहुत पीड़ादायक स्थिति, एक चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो उनको ऐसी स्थिति को जो पीड़ादायक स्थिति होती है इसे एगोनी कहते हैं। आइकिडो, आइकिडो जैसे जूडो कराटे होती है, ऐसी जापानी एक सेल्फ डिफेंस की तकनीक है जिसे आइकिडो कहते हैं। मर्सिनरी, मर्सिनरी एक प्रकार के जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है उसको मर्सिनरी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर एक युद्ध में, जैसे अभी हमने देखा कि वो रशिया ने यूक्रेन के लिए वैगनर लड़ा के, वैगनर लड़ा के उनको, भाई रूस से तो कुछ लेना देना, रूस की जो अपनी आर्मी है वो तो रूस के लिए लड़ रही है, या यूक्रेन की जो आर्मी है वो अपने देश के लिए, पेट्रोटिज्म है उनके अंदर, देशभक्ति के कारण लड़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल पैसे के लिए लड़ रहे हैं, उनको पैसे से मतलब है कि पैसा दो और हम लड़ेंगे, तो ऐसे जो सोल्जर होते हैं, ऐसे जो सैनिक होते हैं, उन्हें मर्सिनरी कहते हैं, जो पैसे के लिए लड़ते हैं। इमोरल, इमोरल, मोरल यानी कि जो एक नीतिगत,
इमोरल जो अनीति है, जिसमें कोई नीति नहीं है, अनीतिगत ऐसे आदमी या ऐसे विचार या ऐसे कुछ भी क्रियाकलाप, वो इमोरल कहलाएंगे। इम्पीच, इम्पीच मतलब दोषारोपण करना, किसी जानी मानी हस्ती को, किसी बड़े नेता को किसी केस में फंसा दिया, किसी को ऐसे केस में फंसा दिया कि बहुत गंभीर चोरी में या घोटाले तो आजकल के खैर राजनेताओं के लिए कॉमन हो गए, किसी को रेप केस में फंसा दिया, या ऐसे जो सीरियस क्राइम पे किसी के ऊपर अगर दोष लगाना, दोषारोपण करना, उसे इम्पीच कहेंगे। एम्बार्गो, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दैट लिमिट ट्रेड इन सम वे, जो सरकार ने कुछ ऐसे नियम पारित कर दिए गए हैं कि अब व्यापार उसका नहीं हो सकता है। तो जैसे बिटकॉइन को अभी सरकार नहीं ला रही है, या कुछ नशीले पदार्थ हैं तो उसके ऊपर सरकार ने इंस्ट्रक्शन लगा रखे हैं कि इसका व्यापार नहीं किया जा सकता है, तो एम्बार्गो। फैटलिस्ट मतलब जो भाग्य पे भरोसा रखता है, भाग्य पे भरोसा रखने वाला, फैटलिस्ट, फेट यानी कि भाग्य, तो भाग्य पे भरोसा रखने वाला फेटलिस्ट। ग्रेगेरियस, जो सामाजिक आदमी, जो कि लोगों के साथ रहना वहना, घुलना मिलना बहुत पसंद करता है, उसे ग्रेगोरियस। ग्रोव मतलब कि एक ऐसे जैसे खेत में पेड़ लगाए जाते हैं तो उसके नीचे कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती है, लेकिन पेड़ तो है, वन उपवन टाइप का है, लेकिन उसके नीचे झाड़ियाँ नहीं है। जंगल में जैसे नीचे से श्रब्स होते हैं, बहुत सारे अंडरबुश होते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ तो हैं लेकिन नीचे झाड़ियाँ नहीं है, उसे हम ग्रोव कहते हैं। तो हमने बहुत सारे शब्द देख लिए हैं कि क्या क्या होते हैं। अब हम पुराने सालों में आए हुए कुछ उनको देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे यूकेपीएससी के उसमें आए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, हु डू नॉट डिजायर टू प्लेस देयर फेथ इन एनी गॉड एट ऑल, किसी भी भगवान में वह विश्वास नहीं करता है, अपना नहीं रखता है, तो हमने पढ़ लिया है, एथिस्ट होता है। इमोरल, इमोरल यानी कि जिसका अपना कोई मोरल नहीं है, अनीतिगत है। इरिलीजियस, अधार्मिक, धार्मिक नहीं है। मैटेरियलिस्ट, भौतिकवादी, जो मटेरियल को मानता है, भौतिकवादी है। तो इसका जो सही शब्द है वो है एथिस्ट, यानी कि भगवान को नहीं मानने वाला। हूँ डू नॉट डिजायर, जिसका पसंद नहीं है भगवान के ऊपर विश्वास करना। उसके बाद है वही सब वही है, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, यानी कि माता पिता से जो बच्चों में आता है, माता पिता से बच्चों में क्या आता है, कैसे आता है, वो आता है हेरिडिटरी, उसे हेरिडिटरी कहते हैं, अनुवांशिक, अनुवांशिक तरीके से आता है। हायरार्की, बड़े से छोटा एक सीक्वेंस, उसे हम हायरार्की कहते हैं। और ट्रेडिशनल होता है परंपरागत, कि परंपरा से कैसे आया है। लिगेसी होता है किसी की, ये जरूरी नहीं है कि माता पिता से ही आए, पेरेंट्स से ही आए, कोई अपने गुरु की लिगेसी को आगे बढ़ाता है। जैसे अभी कोहली ने भाई सचिन के 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर 50 शतक बना दिए, तो उसने सचिन तेंदुलकर की लिगेसी को आगे बढ़ाया। ट्रेडिशनल परंपरा से होता है। हायरार्की तो कैसे बड़े से छोटा एक सीक्वेंस है कि पहले आर्मी में जैसे सिपाही होता है, फिर लांस नायक होता है, नायक होता है, हौलदार, सूबदार, मेजर, कैप्टन, ऐसे करके जो ये पदों की जो वो है, उसे हम हायरार्की कहते हैं। तो अगला है ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, जो समझदार आदमी है, जिसको थोड़ा ज्ञान भी है और वह तर्कशील भी है, तो ऐसे आदमी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल। तो ये सही है, इंटेलेक्चुअल आदमी है। फैमिलियर मतलब जो जानता है, जिसको समझ, मतलब जिसको हम पहचानते हैं, पहचानने वाला, फैमिलियर। स्नॉब, घमंडी आदमी होता है। और लिटरेट, पढ़ा लिखा होता है। तो इंटेलेक्चुअल जिसको बिल्कुल तर्कसंगत, समझदारी, समझदार आदमी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल है। गिव वन वर्ड, ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। गिव वन वर्ड फॉर वन हु बिलीव्स इजीली, जो बहुत आसानी से भरोसा कर लेता है। तो क्रेडुलियस, क्रेडुलस जो बहुत आसानी से भरोसा कर लेता हूँ, बिलीव्स इजीली। क्रेडिटेबल, जिसको भरोसा जिसके मतलब उधार दिया जा सकता है जिसको। क्रेडिबल, जो भरोसे के लायक है। और क्रेडिटर, जो उधार देता है। तो यहाँ पे क्रेडुलस सही है। उसके बाद अगला है वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड, जिसको आसानी से हम खुश नहीं कर सकते हैं।
तो आसानी से खुश हम किसे नहीं कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि मैंने कहा था बॉस होते हैं कुछ, जो छोटी-छोटी गलतियों को निकाल के बैठ जाते हैं, तो उन्हें हम फास्टिडियस कहते हैं। ये यहाँ पे फास्टिडियस, ये डिफ़िकल्ट माने होता है कठिन। बिगॉट माने होता है कि एक ऐसा आदमी जो अपने ही विचारों को सही समझता है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसके विचारों में तर्क हो चाहे ना हो, उसके विचार तर्कसंगत हों चाहे ना हो, उसको दूसरे के विचारों से मतलब नहीं होता है, बिगॉट। और सेलेक्टिव जो बहुत चुन-चुन के किसी चीज़ को उठाता है, उसे सेलेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे फास्टिडियस सही है। अगला है प्लेस फॉर सिक पीपल हू नीड लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकवरी। तो अभी जब मैं ऊपर पढ़ा रहा था तो मैंने एक बताया लॉन्ग पीरियड, जो बहुत लंबे समय जिनको उपचार की जरूरत होती है, ऐसे लोगों को सैनिटोरियम में रखा जाता है। क्लिनिक एक छोटा सा जगह होता है, किसी डॉक्टर ने अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं। हॉस्पिटल क्लिनिक से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर मिलकर काम करते हैं। एसाइलम एक ऐसी जगह होती है, यहाँ पे बेसिकली दिमाग से जो कमजोर लोग होते हैं, तो उनके लिए पागल खाना टाइप का इसको हम मान सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए एसाइलम होता है। अगला है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ठीक नहीं करने का यहाँ पे मतलब है कि जिसके यहाँ पे विचार से मतलब है, तो वो है इनकोरिजिबल, जिसको ठीक ना किया जा सके। देखो इनक्यूरेबल एक कोई बीमारी हो, जैसे हम बीमारी ठीक नहीं की जा सकते लाइलाज, तो उसे हम इनक्यूरेबल कहते हैं कि ऐसी बीमारी जो ठीक ना की जा सके, वो इनक्यूरेबल है। हार्डेंड मतलब जो सख्त कर दी गई है और उसको मोड़ा तोड़ा ना जा सके। इनवल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब जो बहुत ही वल्नरेबल कहते हैं ना, कि उसमें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है या बहुत जल्दी जो खराब हो जाने वाली चीज़ है, वल्नरेबल। और इनवल्नरेबल जो बहुत जल्दी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे इन तीनों का, चारों का लगभग लगभग एक जैसा शब्द है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हर चारों का शब्द का मीनिंग अलग अलग है, इसीलिए मैं चारों का मीनिंग बता रहा हूँ कि आपको अगर वो शब्द भी कहीं आ जाए तो वो आपको समझ में आ जाए। इंक्यूरेबल डिजीज होता है। हार्डेंड कोई मेटल वेटल को हार्ड किया जाता है, उसको सख्त बनाया जाता है, जैसे लोहे को गर्म करके तेल में डुबा के क्वेंच किया जाता है तो हार्डेंड हो जाता है। इनवल्नरेबल जो जिसमें विकृति बहुत जल्दी ना आए और जिसको ठीक नहीं किया जा सके, वो इनकॉरिजिबल। अगला है सॉइल वॉश्ड डाउन एंड कैरिड अवे बाय रिवर्स, नदियों के द्वारा जो मिट्टी को बहा ले जाया जाता है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की मिट्टी एल्यूवल सॉइल कहलाती है। इस प्रकार की मिट्टी जहाँ इकट्ठी होती है, मिट्टियों का जब ज्योग्राफी में आपने मिट्टियों का प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पढ़ा होगा एल्यूवल सॉइल। तो अगर वो याद होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा, उसे एल्यूवियम कहते हैं। एल्यूवियम कहते हैं। बाकी क्या है कि एलॉय तो बहुत सारे धातुओं को मिलकर जो बनाया जाता है, ऐसी धातु मिश्र धातु कहते हैं जिसे। एलिमोनी एक भत्ता टाइप का है, जब तलाक होता है पति पत्नी का, तो पत्नी को गुजारा भत्ता जिसे हम कहते हैं, कि उसने किसी के लिए कि पत्नी का अब आगे का जीवन वह कैसे बिताएगी, वह कैसे उसको रखेगी, उसके लिए हम देखते हैं कि इस जो पैसा दिया जाता है उसके लिए, तो उसे हम एलिमोनी कहते हैं, गुजारा भत्ता। अब कोई आदमी अगर अपनी याददाश्त खो चुका है, तो उसे हम एमनेशिया कहते हैं, वो भूल गया है कि उसका क्या था पास्ट में, तो उसे हम एमनेशिया कहते हैं। अगला है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, किसी का ईयरली सेलिब्रेशन, ईयरली मतलब हर साल जिसको हम सेलिब्रेट कहेंगे, तो हर साल किसी चीज को हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम उसे उसकी एनिवर्सरी कहते हैं, सालगिरह। हर साल, हर साल जो मनाई जाए वह एनिवर्सरी होती है, तो उसे हम बर्थ एनिवर्सरी क्या होती है, बर्थ एनिवर्सरी को हम बर्थडे कहते हैं। बर्थडे क्या होता है कि पैदा होने की जो एनिवर्सरी होती है उसे हम बर्थडे कहते हैं। ठीक है, तो एनिवर्सरी किसी भी घटना की हो सकती है, लेकिन बर्थडे केवल पैदा होने का होगा। जुबली होता है कि कुछ सालों, कोई 20 साल की जुबली, 10th जुबली, 20th जुबली, 15th जुबली, 25th जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, डायमंड जुबली। तो इस प्रकार की जुबली बहुत सारे एक सालों के ग्रुप का, 25 सालों का, 50 सालों का, 75 सालों का, ऐसे ग्रुप, सालों के ग्रुप के एक जब मनाया जाता है तो उसे जुबली कहते हैं। और सैनिटरी, सैनिटरी होता है 100 सालों का, जब किसी घटना को या किसी चीज को जब 100 साल हो जाए, तो उस 100वें साल में उसकी सैनिटरी मनाई जाती है। तो हर साल क्या मनाई जाती है, एनिवर्सरी। वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए कॉज, किसी एक कारण के लिए, किसी एक नोबल कॉज, अच्छे कारण के लिए जब वह
अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपनी जीवन को जब दाव पर लगा देता है या अपना जीवन कुर्बान कर देता है, सेक्रीफाइस हिज लाइफ, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम मार्टियर, शहीद, बलिदानी। देखो पैट्रियोट देशभक्त होता है, तो पैट्रियोट इसका मतलब ये नहीं कि वो मरी जाए, उसकी जान ही चली जाए, वो देशभक्त हो सकता है और उसने जान नहीं दिया, तो यहाँ पे पैट्रियोट मतलब देशभक्त। सोल्जर, सैनिक, सैनिक का भी वही है कि वो लड़ने जाएगा लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जान ही देगा। रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी होता है, जो कोई क्रांति के लिए करता है। तो यहाँ पे इन तीनों में पैट्रियोट, सोल्जर और रिवोल्यूशनरी, इस पे यह इस बात की गारंटी नहीं है कि वह अपने प्राण देगा ही देगा, लेकिन मार्टियर उसे ही कहेंगे, शहीद उसे ही कहेंगे जिसने किसी एक उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो मार्टियर कहलाएंगे। वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ब्राइट साइड ऑफ थिंग मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, वो नेगेटिव साइड नहीं देखता है, डार्क साइड नहीं देखता है चीज की, यानी कि आशावादी जिसे हम कहते हैं, निराशावादी नहीं। तो आशावादी हम कहते हैं ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्ट, और जो निराशावादी होता है उसे कहते हैं पैसिमिस्ट। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, निराशावादी जो हमेशा डार्क साइड देखता है, जिसको हमेशा नेगेटिव चीजें दिखाई देती हैं, वो पैसिमिस्ट है, और जिसको हमेशा पॉजिटिव चीज दिखाई देती है वह ऑप्टिमिस्ट है। एथिस्ट भगवान को नहीं मानने वाला, और थीस्ट भगवान को मानने वाला। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन और बाकी चीज़ों को देखा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।